का ही नारा नहीं है, आपका भी नारा है? नहीं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो मकसद है कि जो दिल्ली में अच्छा काम हुआ है, स्कूल अच्छे बने, अस्पताल अच्छे बने, भ्रष्टाचार मुक्त हमने शासन दिया, एक ईमानदार सरकार बनाई, बिजली 24 घंटे हो गई, ये पूरे देश में होना चाहिए। तो या तो दूसरी पार्टियां कर दें और नहीं तो दूसरे राज्यों के लोग फिर हमें बुलाएंगे। केजरीवाल जी, इन चारों राज्यों में आप ऑलरेडी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 में से 377 कैंडिडेट उतार चुके हैं मैदान में। उत्तराखंड में आप दावेदार हैं क्योंकि कांग्रेस में इन फाइटिंग चल रही है। पंजाब में भी कांग्रेस की वही कहानी है और आम आदमी पार्टी के बहुत अच्छे चांसेस हर पोल में दिखाए जा रहे हैं। कौन से राज्यों में, और गोवा में भी आप ऑपोजिशन स्पेस में आगे नजर आ रहे हैं, और गोवा की सरकारें तो जिस तरह बनी है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ चुनाव में, हमेशा सस्पेंस एंड तक रहता है। तो इन चारों राज्यों में से आम आदमी पार्टी के आप फॉर्चून्स बेस्ट कहां समझते हैं? चुनाव लड़ना एक बिल्कुल अलग बात है। इस वक्त मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की गुडविल पूरे देश में फैल गई है, हर व्यक्ति के दिल में हम लोग हैं। लेकिन चूंकि नई पार्टी है, हमारा संगठन हर जगह नहीं है। और चुनाव लड़ने के लिए संगठन चाहिए, बूथ लेवल तक आपको वर्कर्स चाहिए अगर आपको अपनी गुडविल को वोट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं समझता हूं कि कई जगह पंजाब में डेफिनेटली हम सरकार बनाएंगे, ऐसा लगता है कि बनना चाहिए, जो सर्वे के नतीजे आ रहे हैं। कुछ जगह बहुत अच्छा करेंगे, बाकी जगहों में कुछ जगह शायद एंट्री होगी हम लोगों की। यात्रा कई बार लंबी होती है, लेकिन उसके लिए पहले कुछ कदम तो उठाने पड़ते हैं। यात्रा लंबी, इतनी लंबी भी नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जब आपने अपनी पार्टी बनाई थी, और हम आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौर से देख रहे हैं, रामलीला मैदान में आपके साथ हम रिपोर्टर्स ने भी कई वहां पर दिन बिताए हैं, आपने कहा था आप एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम करेंगे। लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करूं तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ के आपके पास आ गए, शिरोमणि अकाली दल छोड़ के आपके पास आ गए। तो ये कौन सा नया एक्सपेरिमेंट है, कौन से नए लोग हैं जो सोसाइटी से आपने उठाकर अच्छी पॉलिटिक्स देने की बात की है? तो वही पुराने लोग हैं ना? ऐसा नहीं है। आज पूरे देश में एक पार्टी बता दो जो ये कहे कि हमें वोट दो, हम स्कूल बनाएंगे। एक भी नहीं है। बीजेपी कहती है कहीं पे, कांग्रेस कहती है कहीं पे, उन्होंने कहीं बनाए ही नहीं स्कूल। एक पार्टी बता दो पूरे देश में जो ये कहती है कि हमें वोट दो, हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे। कोई पार्टी नहीं कहती। कोई पार्टी ये कह दे कि हमें वोट दो, हम एक ईमानदार सरकार बनाएंगे, हम 24 घंटे बिजली देंगे। कोई पार्टी नहीं कहती, केवल आम आदमी पार्टी कहती है। हमारा जो एजेंडा है वो एक आम आदमी की जिंदगी को छूने वाला एजेंडा है। पहली बार इस देश के अंदर एक पार्टी आई है जो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इनकी बातें कर रही है। जहां तक आपने पंजाब में कुछ नेताओं की बात की, देखिए हर पार्टी के अंदर ऐसा नहीं सारे गलत हैं, सारे चोर हैं, सारे उचक्के हैं। कुछ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वो वहाँ उनकी चलती नहीं है, घुटन महसूस करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब आप लोगों के पास पहले तो एक कोई वो नहीं था, ऑप्शन नहीं था। दूसरी पार्टियों में जितने अच्छे लोग हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, सारे छोड़ छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाए। तो आपको अब जो दूसरी पार्टियों के लोग पसंद आने लग गए हैं? कुछ लोग हैं, पहले भी लेते थे, 2013 के चुनाव में भी 2-4 लोग आए थे। पर ब्रॉडली अगर आप देखें पंजाब के अंदर बहुत बड़े स्केल पे हमने हमारे वॉलंटियर्स को टिकट दी है। पर मैं पूछना चाहती हूँ कि आजकल दूसरी पार्टियों के लोगों में से मोदी जी भी कुछ पसंद आने लग गए हैं आपको? मैं किसी के, जैसे मैंने कहा, मेरी कोई किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, किसी नेता से दुश्मनी नहीं है। मेरे सामने देश है। आज अगर ये पार्टियां, इतने साल पुरानी कांग्रेस हो गई, इतने साल पुरानी बीजेपी हो गई, अगर ये अच्छा काम कर देते, हमारी क्या जरूरत थी? हम तो नेता है नहीं, हमें तो राजनीति करनी आती नहीं, हम घर में काम कर रहे थे। हम इतना बड़ा देश है, सबको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम यहाँ कैरियर बनाने नहीं आए, हम यहाँ कोई राजनीति करके कोई सत्ता पाने नहीं आए। हम केवल और केवल तो आप सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि ये कर नहीं रहे कुछ। सत्ता इसलिए लेनी पड़ रही है। अब एक एग्जाम्पल में, जैसे कल गोवा में था, मैंने वहाँ यही कहा
मैंने कहा आज दिल्ली के लोग हमारी गवर्नेंस से इतने खुश हैं कि दिल्ली में अगर कोई नई पार्टी आके चुनाव लड़ना चाहे, दिल्ली के लोग उसको कहेंगे नहीं यार हमारा केजरीवाल है, हम खुश हैं, आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। अगर गोवा में प्रमोद सावंत साहब अच्छा काम कर देते, अगर उत्तराखंड में बीजेपी वाले अच्छा काम कर देते, जब हम जाते लोग कहते नहीं केजरीवाल जी हमारे लोग बड़े खुश हैं, हम आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। वहाँ पे इन्होंने लूटने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी इन दोनों पार्टियों ने। तो वो वहाँ पे चेंज चाहते हैं। वहाँ पे एक शब्द गोवा में चल रहा है, बदल जाए, वी वांट चेंज। तो चेंज क्यों चाहिए? क्योंकि इन्होंने लूटा, उसके सिवा कुछ किया ही नहीं। बीजेपी भी लुटेरी पार्टी है और कांग्रेस भी। बीजेपी ने गोवा के अंदर क्या किया? अब जब लोगों से पूछो कि 5 साल में गोवा में बीजेपी ने क्या किया, तो वो कहते हैं जी लेबर स्कैम किया, कचरा स्कैम किया, जॉब स्कैम किया, पावर स्कैम किया, वेंटिलेटर स्कैम किया, ऑक्सीजन स्कैम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ये तो आप पर भी लगते हैं बहुत सारे। बताइए। प्रधानमंत्री ने अभी पार्लियामेंट में उस दिन कहा कि कोरोना काल के दौरान महाराष्ट्र की सरकार और दिल्ली की सरकार ऐसी थी जिन्होंने प्रवोक किया सारे यहाँ बाहर से आए हुए जो लेबर है और वर्कर्स हैं उनको कि आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। आनंद विहार बस टर्मिनल के वो विजुअल्स हम में से कोई भी भूल नहीं सकता कि लाखों की तादाद में वहां लोग आ गए। तो बीजेपी आप पर भी आरोप लगाती है उसी बात। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, संसद में झूठ बोला। शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री जी। मुझे इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप सचमुच प्रधानमंत्री जी के बारे में ज्यादा बोल नहीं रहे। 2019 में आपने कम से कम 50 बार प्रधानमंत्री जी का नाम लिया अपने ट्वीट्स में, अपने भाषण में, लेकिन 2019 के बाद आप बचते फिर रहे हैं। आप मोदी जी को हेड ऑन नहीं लेते। मैंने किसी के खिलाफ भी बोलना बंद कर दिया। मैं ना राहुल जी के खिलाफ कुछ बोलता, मैं ना सोनिया जी के खिलाफ बोलता, मैं ना मोदी जी के मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे को केवल काम करना आता है, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। मैं काम करूंगा, मैं पॉजिटिव राजनीति पहले आप बोलते थे तो वो गलत था। नहीं, वो छोड़िए, लेकिन मैंने तय किया है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे को इस देश, मेरे सामने ये देश है। हम अन्ना हजारे मूवमेंट में भी देश के लिए आए थे। हमारे को देश ठीक करना है और हमारा 7 साल का दिल्ली का सरकार चलाने का एक्सपीरियंस ये बताता है कि देश बदल सकता है। और हम सभी धर्मों के लिए काम करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी बच्चे। हम स्कूल बनाते हैं, उसमें सब धर्मों के बच्चे जाते हैं, सब जातियों के बच्चे जाते हैं। हम किसी से भेदभाव नहीं करते, किसी के खिलाफ काम नहीं करते, पूरे देश को इकट्ठा करते हैं, सबके बीच में प्यार मोहब्बत करते हैं और इस देश को तरक्की 21वीं सदी का भारत हमें बनाना है। अगर आप सब धर्मों के साथ काम करते हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब सुनील जाखड़ बोलते हैं कि उनके खिलाफ एक मुहिम छिड़ गई क्योंकि वो हिंदू हैं, सिख नहीं हैं, तो उनको कांग्रेस ने बनाया नहीं चीफ मिनिस्टर फेस, तो आप और राघव चड्ढा उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आपने खुद ही पहले अनाउंस कर दिया था कि आप एक सिख चीफ मिनिस्टर ही बनाएंगे। क्यों भेदभाव? हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता पंजाब का? नहीं बन सकता है। हमने तो फिर ओपन कॉल दिया था, एक टेलीफोन लाइन चालू कर दी थी। कहा तो था कि सिख कोई बनाएंगे, पर फिर हमने ओपन कॉल दे दिया था। हमने कहा भाई जिसको भी आप चाहते हो, मतलब उसमें आपका नाम नहीं आया था। उस फोन में नविका कुमार का भी आ सकता था। अगर आपका आता तो मैं आपके चैनल में आके आपके एडिटर से बात करता, मालिक से, कि नविका को छोड़ दीजिए, हम उनको सीएम बनाना चाहते हैं। मैंने तो अप्लाई नहीं किया था पोस्ट नहीं, किसी के लिए अप्लाई नहीं करना था। उसमें हमने लोगों से, आपके पास तो एप्लीकेंट्स की इतनी सारी लिस्ट थी। एप्लीकेंट्स थे ही नहीं उसमें। हमने ये कहा था पंजाब के लोगों को कि आप जिसको भी सीएम बनाना चाहते हैं उसका नाम डाल दीजिए, तो किसी का भी नाम बता सकते थे। आप आज ये खुलासा कर दीजिए कि आपके नाम के कितने वोट आए। मैं उसमें था ही नहीं, मैंने अनाउंस कर दिया था कि क्यों? आपका बाकायदा पूरा सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है अब की बार केजरीवाल। नहीं, वो केजरीवाल नाम से कैंपेन चल रहा है। हाँ। लेकिन केजरीवाल दिल्ली का सीएम है, दिल्ली छोड़ के तो फिर कैंपेन भगवंत मान के लिए क्यों नहीं चल रहा अगर वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है? अब जब से अनाउंस हुए हैं तब से उनके नाम से भी चल रहा है। अब सारों में मेरा नाम भी है, उनका नाम भी है, हर कैंपेन में दोनों का है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2014 में आपको बहुत अच्छा वोट परसेंटेज मिला था पंजाब में। 2017 में ये कुछ घट गया, बल्कि 2017 में मिला था आपको 20 सीटें भी आई थी। 2019 में ये घट गया 7%। आपकी जो 20 सीटें आई थी उसमें से आधे लोग एमएलएज आपके छोड़कर चले गए। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो
पार्टी आप वहां बना रहे हैं, इस बार क्या गारंटी है कि आपकी वोट परसेंटेज बढ़ जाएगी? ऐसा आप क्या कर रहे हैं अलावा इसके कि आप बहुत सारे फ्रीबीज दे रहे हैं, 1000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आएंगे, फ्री बिजली पानी, जो आपका एक फॉर्मूला है? आपका सर्वे दिखा रहा है कि हम जीत रहे हैं। ये सर्वे तो दिखा रहा है, तो बस हमें आपके चैनल फ्रीबीज के हम सारे जो कुछ भी कर रहे हैं आपके चैनल पे भरोसा है हमें। पर मैं आपको बताऊं कि पंजाब का 2,82,000 करोड़ का डेफिसिट है, ऋण है उनके ऊपर। तो ये फ्रीबीज आप दे पाएंगे? क्योंकि इसको फाइनेंस कहां से करेंगे, कौन करेगा? अच्छा ये बताइए 2,82,000 करोड़ गया कहाँ? तो कांग्रेस बताएगी, शिरोमणि अकाली दल बताएगी, 2 लाख, आप हाँ पूछेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल पिछले 25, 30, 40 साल में पंजाब में कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई नया अस्पताल नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं बना, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई नई डिस्पेंसरी नहीं बनी, कोई सड़कें नहीं बनी। तो ये 2,82,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? जब कोई काम ही नहीं किया, इन लोगों की जेब में गया है सारा पैसा। तो उनकी जेब से निकालेंगे? तो ये सारा इनके फ्रीबीज के लिए आ रहा हूँ। तो इनके स्विस बैंकों में गया, पता नहीं एक एक नेता ने कितनी प्रॉपर्टी बना रखी है। एक लड़का मिला मुझे, कहता है सर इनसे ये पूछो कि आप अपनी टोटल वेल्थ कैलकुलेट करके बताओ कितनी है। कहते ये कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियां इन्होंने खरीद रखी हैं। ये बंद करेंगे, इस लूट को बंद करना है। आप लूट को बंद कर दीजिए। पंजाब इतनी तेजी से ये जो इस तरफ स्विस बैंकों की तरफ जा रहा है ना सारा पैसा, उसको मोड़ के जनता की तरफ करना है। पैसे की कमी नहीं है सरकार में। अच्छा एक चीज़ बताइए, फ्री भी जो करते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं सरकारी स्कूल अच्छे कर रहा हूँ दिल्ली में, शानदार कर दिया सरकारी स्कूल। उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको फ्री एजुकेशन देते हैं। इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का कोई काम हो सकता है? मैं सरकारी अस्पताल अच्छे कर रहा हूँ, बहुत शानदार हो गए दिल्ली में सरकारी अस्पताल। उसमें सबको फ्री दवाइयाँ मिलती है, फ्री टेस्ट होते हैं, फ्री इलाज होता है, ऑपरेशन फ्री होते हैं। इससे बड़ा धर्म का काम हो सकता है कोई? फिर मैं बताओ गलत क्या कर रहा हूँ? कहते फ्री बिजली क्यों देता है? तो बड़े बड़े नेताओं को 3-3, 4-4 हजार यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है। किसके पैसे से? आपके पैसे से। मैं आपके पैसे से आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देता हूं तो उनको तकलीफ है, आपके पैसे से उनको फ्री बिजली मिलती रहे तो उनको तकलीफ नहीं है। ये जो कर्जा चढ़ा है ना, ये फ्री भी देने से नहीं हुआ, महिलाओं को 1000 रुपए देने से नहीं हुआ। ये सारा जितना मैंने अनाउंस किया पंजाब में, सारा मिला मिलू के 10-12 हजार करोड़ का आता है। 10-12 हजार करोड़ रुपए तो केवल रेता चोरी बंद कर देंगे, उसी से आ जाएगा। तो रेता चोरी और तमाम इल्जामों के बावजूद इस वक्त कांग्रेस में चन्नी साहब चीफ मिनिस्टर के फेस हैं। उधर रेड होती है उनके नेफ्यू पर, तो लोग लांछन लगाते हैं कि कोई भी इलेक्शन हो एजेंसीज बीच में आ जाती हैं। तो आप समझते हैं कि रेता चोरी आपका भी इल्जाम है चन्नी सरकार के ऊपर? तो ये जो एजेंसीज हैं इन्हें तहकीकात नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए? आप देखो दो चीजें हैं इसमें। ये बात तो मैं मानता हूं कि मौजूदा केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार बहुत ज़्यादा विंडिक्टिव है, एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है। जो देश के असली चोर उचक्के डकैत हैं उनके ऊपर रेड नहीं हो रही है, केवल और केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के अंदर रेड हो रही है। मेरे ऊपर रेड हुई, मेरे ऊपर सारी रेड हो चुकी हैं, मेरे यहाँ तो कुछ नहीं मिला और मैं तो नहीं चिल्लाया क्यों आए क्यों आए। चन्नी से आपके यहाँ रेड हुई, मैं मानता हूँ भाई पॉलिटिकल वेंडेटा था, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोला तो उसकी वजह से रेड हो गई। लेकिन जब रेड हुई तो वहाँ पे तो कैश की गड्डियाँ मिली, तो चिल्ला क्यों रहे हैं? किस बात की चिल्ला रहे हैं? जैसे मैं तो नहीं चिल्ला रहा, मैं तो कह रहा हूँ दोबारा आ जाओ मेरे घर पे, मेरे को तो कोई डर नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की। चलो वेंडेटा की वजह से रेड हुई, लेकिन वहाँ कैश क्या कर रहा था? पैसे, इतने पैसे 111 दिन में। मैं तो ये सोच रहा था यार 111 दिन तो रुक जाते कम से कम, पता था दोबारा सीएम बनना है। इन्होंने तो 111 दिन में ही कमाल करके दिखा दिया। मतलब कोई जैसे होता है ना किसी आदमी को एक लत होती है, ऐसे लग रहा है इनको तो लत है। तो लत की बात होती है तो लोग आपके सीएम उम्मीदवार के ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं कि पैगवंत मान कहते हैं उनको। 2015 में फरीदकोट ब्लास्ट के बाद वो स्टेज पर थे तो वहाँ ग्रंथी साहब ने कहा कि भाई इन्होंने पिया हुआ है, इनको उतारिए स्टेज से। हालांकि वो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ऐसा कहा है, पर लोग
ये सवाल उठाते हैं, तो किस तरह से भरोसा किया जाए? जिस दिन भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट हमने डिक्लेयर किया, उस दिन चन्नी साहब ने 50 लोगों की टीम बुलाई, इंटेलिजेंट लोगों की, कि भगवंत मान 48 साल का है, इस 48 साल में निकालो इसके खिलाफ क्या क्या निकाल सकते हो। सुखबीर बादल ने भी 50 लोगों की टीम बुलाई कि भाई कुछ निकालो इसके खिलाफ। दोनों ने सारी रात 3-4 दिन करने के बाद भगवंत मान के खिलाफ 3 वीडियो मिले। वो कुछ पी के इधर उधर कहीं थोड़ा बहक रहा था, पुराने वीडियो, कई साल पुराने वीडियो। तो इसका मतलब भगवंत मान कट्टर ईमानदार आदमी है, उनको कोई, उसका 7 साल से एमपी है, जरा सा कहीं कुछ उनका नहीं मिला कि पैसे खा गया, कुछ कर गया। तो भगवंत मान भी चन्नी साहब से और सुखबीर बादल साहब से सर्टिफिकेट लेके आया है कि सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है। 7 साल एमपी रहने के बाद भी इसने एक नए पैसे की चोरी नहीं करी। पैग पीना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत पुराने वीडियो हैं वो, पर उन्होंने एक भगवंत बहुत बदल चुका है। उन्होंने पहले भी कसम खाई थी नहीं बदले, जो भी थे, कई लोग कोशिश करते हैं। पिछले 3-4 साल का कोई वीडियो दिखाओ आप, तो आपको पूरी, आप उनके अब इंटरव्यू सुनो, गवर्नेंस की आपको उम्मीद है? उनके पास पंजाब का एक विजन है। आज आप तीनों के इंटरव्यू सुन लो, चन्नी साहब का सुन लो, सुखबीर बादल के और भगवंत के। भगवंत एक उम्मीद देता है पंजाब को, उसकी बातों से एक उम्मीद नजर आती है। सुखबीर बादल और चन्नी साहब के वीडियो सुन के बस गाली गलोच, ये वो। चन्नी साहब ये भी कहते हैं कि इन्होंने 12th स्टैंडर्ड पास करने में 3 साल लगा दिए, मैं तो डॉक्टरेट हूँ। तो अच्छी बात है। किस चीज में डॉक्टरेट है? रेता चोरी में? नहीं, ये पर सवाल ये है कि एक दलित उम्मीदवार चन्नी, जिसके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस्ड कैंडिडेट नवजोत सिद्धू को भी बिठा दिया, राहुल गांधी जी ने वहां आके ये घोषणा भी कर दी। आपको लगता है ये कास्ट एक फैक्टर हो सकता है? क्योंकि बहुत से दलित हैं पंजाब में, और दलित फेस एक विनिंग कार्ड है कांग्रेस पार्टी का, आप ऐसा समझते हैं? मुझे नहीं लगता कि केवल चूंकि वो दलित हैं तो दलित उनको वोट देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के जरिए आज पंजाब के दलित समाज को अपील करना चाहता हूँ, जब आप अपने वोट डालने जाएं, आप अपने सामने बाबा साहब अम्बेडकर का चेहरा रखें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश का हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा कर रही है। आप चन्नी साहब का चेहरा, एक तरफ चन्नी साहब हैं जो आपके समाज से हैं, और एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का चेहरा अपने सामने रखें और ये सोचें आंख बंद करके कि अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो क्या वो चन्नी साहब को वोट देते कि आम आदमी पार्टी को वोट देते? आपको जवाब मिल जाएगा, उसी को वोट दीजिएगा। केजरीवाल जी, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पे आपका क्या कहना है? और ये सवाल आपकी पार्टी पर भी उठाए जाते हैं कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर वहाँ चूक हुई, फ्लाईओवर पे उनकी गाड़ी 20 मिनट खड़ी रही। ये सवाल जब आपकी पार्टी पर उठते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर शायद आम आदमी पार्टी के क्वालिफिकेशंस टू रूल अ स्टेट लाइक पंजाब मे बी क्वेश्चनेबल, इस पर आप क्या कहें? देखो, जब पहली बार चुनाव लड़े थे ना, तो हमारे को कहते थे इनको सरकार चलानी नहीं आती, इनको सरकार चलानी नहीं आती। 2013 में याद है, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते थे, इनको सरकार चलानी नहीं आती, ये सरकार में आ गई, ये तो एनार्किस्ट है, इनको तो बस धरने करने आते हैं। हमने देश की सबसे अच्छी सरकार चला के दिखाई है। 75 साल में इतनी शानदार सरकार किसी ने नहीं चलाई। पर आप भी तो बदले हैं, तो बदल सकते हैं ना। आपने धरने किए, करने बंद कर दिए। सिचुएशन के लिए बदलते हैं हम लोग। जिस सिचुएशन में देश के लिए जो डिमांड होती है हम वही हो जाते हैं। जो देश मांगता है हम देश के हिसाब से चलते हैं। और जहां तक पंजाब में बॉर्डर स्टेट का सवाल है, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी सुरक्षा अहम है देश के लिए। उसके साथ राजनीति नहीं हो सकती किसी भी हालत में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, स्टेट में किसी भी की भी हो, सेंटर में किसी की भी सरकार, उसके साथ राजनीति नहीं हो सकती। उसके साथ जिस किस्म की राजनीति हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ, वो सही नहीं है। तो ये डेलिब्रेट था? एक मिनट, मैं आता हूँ उसको। तो इसका मतलब ये कि जिस किस्म की जो सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ राजनीति कर सकती है, वो तो इसका मतलब ठीक नहीं है चलाने के लिए सरकार। तो अभी चन्नी सरकार तो ठीक नहीं है।
और जिस तरह से पिछले 3-4 महीने के अंदर हम सुन रहे हैं, नशा आ रहा है बॉर्डर से इतना, रोज हम सुनते हैं कभी टिफिन बॉम्ब आ गया, कभी ड्रोन आ गए, कभी यहाँ पे लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इतने सारे बेअदबी के। तो चन्नी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 2 चीज़ों की क्वालिफिकेशन चाहिए देश की सुरक्षा को दे। एक तो ऐसी पार्टी चाहिए जिसके दिल में देश हो, जो गंदी राजनीति ना करे, जिस किस्म की राजनीति प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हुई। हमने जो भी कुछ भी हो, दिल्ली के अंदर आप देखेंगे, हमने कभी भी देश के मुद्दों के ऊपर कभी राजनीति नहीं की केंद्र सरकार के साथ। दूसरी चीज जरूरी है ईमानदारी। अगर बॉर्डर स्टेट की सरकार बेईमान है, रेता चोरों की सरकार है, तो वो नशे वालों से भी पैसे खाएगी, वो तो जो बॉम्ब लेके आएंगे उनसे भी पैसे खाएगी। जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, वो सुनने में आता है कि RDX कैसे आया था, बिकॉज वो जो अपना इंपोर्ट वाला डिपार्टमेंट को, कस्टम्स डिपार्टमेंट में कुछ अधिकारियों ने अलाउ किया था पैसे लेके। अगर आपकी बेईमान सरकार होगी, वो कभी भी, वो तो देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, देश की सुरक्षा के लिए तो सबसे सूटेबल आम आदमी पार्टी है। आपके कई लीडर्स पर भी केसेस चल रहे हैं, तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो अभी किस पे? दिल्ली के कई लोगों पर चल रही है। सत्येंद्र जैन वगैरह के केसेस। सत्येंद्र जैन पे 2007 का केस चल रहा है। 2007 में जब आर्किटेक्ट थे उसका केस चल रहा है। और फिर जितने केसेस अभी हुए, पहली बात तो बेईमानी का कोई केस नहीं चल रहा, और जितने हुए सारे कोर्ट में जाके खुश हो गए इनके। मेरे ऊपर भी चल रहे हैं केस, मेरे ऊपर इन्होंने रेड वेड की थी, खैर मेरे ऊपर तो शायद केस ही नहीं बना, इन्होंने रेड करी थी, सारी रेड फेल हो गई इनकी। तो आप समझते हैं कि ये सब कुछ राजनीतिक है? सब राजनीतिक है। देखो, मैंने तो बार बार कहता हूँ, भाई आओ हमारे घर रेड करो, आओ हमारे घर रेड करो, हमें तो डर नहीं लगता। चाहे पॉलिटिकल वेंजियंस के लिए रेड करें। अभी थोड़े दिन पहले पता चला सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड करने वाली है ईडी। मैंने कहा भाई आइए, स्वागत है आपका, ईडी की रेड करे पंजाब चुनाव के पहले। आपको पहले पता चल जाता है रेड होने वाली है? सब जगह देखो, जब आप अच्छा काम करते हो ना, तो लोग कुदरत आपकी मदद करती है। हर जगह आपके दोस्त होते हैं, हर जगह। तो मैं पूछना चाहती हूँ, पंजाब में वापस लौटते हैं, और पंजाब पे मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले चुनाव में आप मालवा रीजन में बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन माझा में शायद परफॉर्मेंस उतनी नहीं रही, और दोआब जो रीजन है, द्वाबे का रीजन है, उस रीजन में कहा जाता है कि दलितों का इन्फ्लुएंस बहुत है। तो इन 3 रीजन्स में से आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें कहाँ पर? आपका मैं सर्वे देख रहा था, उस सर्वे में तीनों में आप हमें सीट दे रहे हो। मालवा रूरल है, ये कैसे हो रहा है कि रूरल कॉम्बिनेशन, अर्बन कॉम्बिनेशन, दोनों तरफ आपको सर्वेज में वोट मिल रहे हैं? हाँ, सपोर्ट मिल रहा है। वोट तो मिलेगा जब वोटिंग डे आएगा 20 तारीख को। कोई भी चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है। आज 7 साल दिल्ली में सरकार चलाने के बाद मैं पंजाब में जाता हूँ, गोवा में जाता हूँ, उत्तराखंड में जाता हूँ, किसी भी रिमोटेस्ट गली में चले जाओ, लोग 3 बातें तो बोलते हैं कि सर आपने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी, यहाँ भी कर देना। तो लोगों को ये उम्मीद है यार, ये बंदा दिल्ली में काम करके आया है, यहाँ भी करेगा। तो फिर पंजाब के चाहे अर्बन लोग हों, उनको भी तो स्कूल चाहिए, उनको भी तो अस्पताल चाहिए, उनको भी तो बिजली चाहिए। उनको उम्मीद है यार ये बंदा करेगा, इसने दिल्ली में करके दिखाया, एक मौका इसको मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो सिंप्लिसिटी है, आपने कुछ अपने आप को बदला है, और हाल ही के दिनों में चाहे वो पंजाब और चन्नी साहब के साथ जिस तरह की आपको उन्होंने कहा काले अंग्रेज हैं आम आदमी पार्टी, रोज मेरे को गाली देते हैं। मैं वहां जाके कहता हूं कि मैं पंजाब में हमें मौका मिला तो हम स्कूल बनाएंगे, वो मेरे को गाली देते हैं केजरीवाल तो बाहर का आदमी है। मेरे को ये नहीं समझ आता, कहते हैं केजरीवाल बाहर का आदमी है, केजरीवाल बाहर का, और कहते हैं इमरान खान बड़ा अच्छा है। उनको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, पाकिस्तान का आदमी प्रधानमंत्री उनको अपना भाई कहते, बड़ा भाई है मेरा इमरान खान। जो पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, जो पाकिस्तान पंजाब में नशा भेजता है, जो पाकिस्तान पंजाब में टिफिन बॉम्ब और ड्रोन भेजता है, खैर उनको उनके गालियां मुबारक। ऐसी बातें तो मोदी जी के लिए भी बंगाल में कही थी कि ये बाहर वाले हैं, ये बंगाल आ गए हैं। ये हमारे देश में इस तरह की राजनीति क्यों है? वो जाने, जो कहते हैं उनसे पूछिए। सवाल ये भी है कि राजनीतिक स्तर पे अगर आप बात करें, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, क्या ये होना चाहिए? जिस तरह से आपके बीच में और योगी जी के बीच में अभी 2-4 दिन पहले ही ट्विटर
वॉर सी हो गई, सुनो केजरीवाल, सुनो योगी। अच्छा नहीं है, लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हैं, मैं हूँ, लोगों ने हमें चुन के भेजा है, एक जिम्मेदार पोजीशन दी है। लोग ये नहीं चाहते कि सारा दिन बैठ के गाली गलौज करो, आरोप प्रत्यारोप करो, तू मैं करो। लोग चाहते हैं अब मिलके काम करो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, अब सारे जने मिलके काम करो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी जी ने एक ट्वीट किया था, मैंने उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दे दिया, बस मेरे लिए उतना है, अब मुझे उनसे कोई तू मैं नहीं करनी। तो ये वही केजरीवाल हैं। हृदय परिवर्तन हुआ आपका, क्योंकि आप शायद गवर्नर या चीफ मिनिस्टर के वेटिंग रूम में जाकर सो गए थे और जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी करोगे। अपने लोगों के लिए मैं वो करूंगा। अपने लोगों को हक दिलाने के लिए आज भी अगर मुझे धरना करना पड़ा, मैं धरना भी करूंगा। अगर वो दिल्ली के लोगों को गाली देंगे तो इज्जत देंगे, उनको इज्जत मिलेगी। गाली देंगे उनको, उन्हीं की भाषा में हम भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इस सब में पढ़ना नहीं चाहता। मैंने उनको जवाब दे दिया, उसके बाद अगले दिन मैंने कहा था, भाई मैंने जवाब दे दिया, मुझे तू मैं नहीं करनी, अब काम की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी इस राह पर चल पड़ी है जहां वो एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बनना चाहते हैं। ना, हमें कोई नेशनल ऑल्टरनेटिव, नेशनल एम्बिशन, हमारा एक नेशनल एम्बिशन है, देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और देश के स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, जो जनता के मुद्दे हैं वो ठीक होने चाहिए। 7 साल में हमने ये दिखा दिया कि ये हो सकता था। जानबूझ के 70 साल तक इन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हमको गरीब रखा, हमको अनपढ़ रखा, जानबूझ के रखा। 7 साल में अगर हम कर सकते हैं तो ये 70 साल में क्यों नहीं कर सकते थे? तो या तो ये लोग कर दें और या जनता फिर हमें बुलाएगी। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में आपने कहा, पर बीजेपी प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत, ये सब लोगों तक पहुंच नहीं रहा। कहाँ पहुंच रहा है? आयुष्मान भारत देख लो, बड़ा सबसे बड़ा स्कैम बना हुआ है हर जगह। अगर आयुष्मान भारत इतना सक्सेसफुल होता तो यूपी के अंदर लाशें तैरती वहाँ पे नदी के अंदर, क्यों नहीं उन लोगों तक फिर सेवाएं पहुंची? वो कहते हैं कि एक प्रथा है वहाँ पर कि लोग नदी के अंदर बॉडीज जमीन पर छोड़ जाते हैं और मॉनसून में वो चली जाती है। एक्सप्लेनेशन है, आप नहीं मानते इसे? सब जानते हैं कि क्या उस टाइम की सच्चाई क्या थी। आपने एक शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश की, अयोध्या जाकर, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व अब आपको एक टूल की तरह, इलेक्शन टूल की तरह आपकी भी बन गई। बताइए, अयोध्या जाने में क्या बुराई है? आप गई हैं? मैं गई हूँ। कितनी शांति मिलती है वहाँ पे, आपने भी महसूस की? बिल्कुल की। वहाँ पे जो अंदर जब वहाँ पे जाइए, वहाँ कितनी शांति मिलती है। तो आप कहेंगे नहीं सबको, जितने आपके जानने वाले हैं, कि भाई आप भी जाओ? पर चुनाव से पहले हमारे नहीं, मैं तो चुनाव के बहुत दिन पहले गया था, 6-7 महीने हो गए। अक्टूबर में गए थे आप? ये मेरे को क्यों गालियां दे रहे हैं? अक्टूबर में गए थे शायद आप। नहीं, ये मेरे को क्यों गालियां दे रहे हैं? इनको क्या तकलीफ है? ये सब ये कहते हैं कि बीजेपी जो करे, कम से कम राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी हिंदू नहीं हिंदुत्व है, और बाकी करे तो उसमें उनको हिंदुत्व नहीं नजर आता। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो अयोध्या है, ये जो मंदिर जाना है, काशी सबको जाना चाहिए मंदिर, ये हिंदुत्व है कि हिंदुइज्म? मेरे को नहीं पता है क्या है वो, थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें मेरे को समझ नहीं आती। तो राहुल गांधी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। मेरे को नहीं समझ आया कि उन्होंने क्या कहा, मैं उस पचड़े में नहीं पड़ता। इस देश का आम आदमी क्या चाहता है? इस देश का आम आदमी चाहता है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, बच्चों को नौकरी मिल जाए, कोई बीमार हो तो उनका अच्छा इलाज हो जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए। और इस देश का हर आदमी 2-3 साल पैसे जोड़ के तीर्थ यात्रा करना चाहता है, सारे परिवार को लेके जाता है। कोई वैष्णो देवी लेके जाता है, कोई अयोध्या लेके जाता है, अलग अलग, किसी की कहीं मान्यता है, किसी की कहीं मान्यता है। तो दिल्ली में हम लोगों को तीर्थ यात्रा कराते हैं आध्यात्म के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए। हमने द्वारका जी, शिरडी बाबा, रामेश्वरम, पुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, सब जगह, अयोध्या जी, सबकी हमने, और फिर मुसलमान भाइयों के लिए अजमेर शरीफ, क्रिश्चियन भाइयों के लिए वेलेंकनी चर्च, सबके लिए किया हुआ है। तो हमारी एसी ट्रेन जाती है, एसी होटल में रुकवाते हैं,
और आना जाना खाना पीना सब फ्री। 40,000 लोगों को, सेक्युलरिज्म है? 40,000 लोगों को हम यात्रा करा चुके हैं अभी तक। सेक्युलरिज्म, क्योंकि मैं अगली बार स्टेट कैन नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन एनी रिलीजन, ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा है। सुनो एक मिनट। तो जब ये लोग वापस आते हैं ट्रेन से, मैं इनको छोड़ने जाता हूँ, और जब वापस आते हैं अगली बार आप मेरे साथ चलना वहाँ पे। इनके चेहरे पे जो आनंद होता है, इनके चेहरे पे जो खुशी होती है, उनसे पूछना सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है, मेरे को नहीं आती। नहीं तो ये जो एक लिबरल इंडिया है, राहुल गांधी कहते हैं 2 भारत हैं, 2 इंडियाज। आप राहुल गांधी से बड़ी प्रभावित हैं, बार बार आपके ऑपोजिशन में है, बीजेपी के ऑपोजिशन में है कई जगह पर। उनको कहने अभी भी दीजिए देश ना। में सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी नहीं तो अच्छी वही बात है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं राहुल गांधी के खिलाफ तो अगर कभी हम बोला नहीं। ऑपोजिशन की बात नहीं करते तो आप कहते हैं कि आप जनता लोग की बात भक्त हैं। कीजिए, जनता से कोई उनको लेना देना ही तो नहीं। जनता तो आप लोग बनेंगे ना, सरकार और गवर्नेंस देंगे, जनता इस इसीलिए देश परिभाषाएं तो इस रूल देश करने की- वालों से पूछनी पड़ेगी। इस देश की जनता चाहती है कि हमें अच्छे एजुकेशन मिले, अच्छे अस्पताल मिले, अच्छा इलाज मिले, अच्छी बिजली मिले, अच्छा पानी मिले, वो हम दे रहे हैं। अब राहुल गांधी कहते हैं, कहते रहे हैं, इस देश में सबको पर बोलने की आपको नहीं स्वतंत्रता लगता है। कि इसमें कोई सेक्युलरिज्म की प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लगता क्या प्रॉब्लम है। देश की जनता जो चाहे, जिससे आनंद मिले, नफरत नहीं फैलानी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे को लड़ाना नहीं चाहिए। बाकी जो देश के लोग जिस चीज को चाहते हैं, सरकार का काम है उनको वो प्रोवाइड करना। आप उत्तराखंड में भी लड़ रहे हैं चुनाव, पूछना चाहती हूँ, वहां भी कांग्रेस मेन ऑपोजिशन थी, क्या आपको उम्मीद है कि आप उनको डिस्प्लेस कर लेंगे या बीजेपी को ही डिस्प्लेस कर लेंगे जो रूलिंग पार्टी थी? उत्तराखंड में भी हमने लोगों को एक एजेंडा दिया है। अब उत्तराखंड और गोवा, पंजाब पे भी आएंगे, आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने वहाँ गारंटी दी, मैं वहाँ गया, मैंने कहा भाई हमें वोट दो, हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, हमें वोट दो, हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, हमें वोट दो, हमें अच्छे ये करेंगे, महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, रोजगार देंगे। दिल्ली में करके आए हैं। कांग्रेस का कोई एजेंडा ही नहीं है, बीजेपी का कोई एजेंडा ही नहीं है। दोनों जगह बीजेपी कांग्रेस का का एजेंडा आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैनिफेस्टो। यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उनका यही एजेंडा है। तो अब जनता तय कर ले कि भाई उनको घर में अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छी बिजली चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये चाहिए, या उनको इनका एजेंडा चाहिए। वैसे दोनों पार्टियों का, कांग्रेस का दोनों जगह क्या कह रही है, भाई अब इन्होंने 5 साल लूट लिया, अब हमारी बारी है, अब हमें लूटने दो। और धामी जी कह रहे हैं भाई मेरे को तो अभी 6 महीने हुए हैं, थोड़ा और मौका दो। तो लूटने के सिवाय इन पार्टियों के पास कुछ भी नहीं है। धामी जी को आप कह रहे हैं कि लूटने के सिवाय कुछ काम नहीं, तो बीजेपी को, मोटा मोटा बीजेपी को कह रहा हूँ, तो मैं कोई इंडिविजुअली किसी के ऊपर मैं आरोप नहीं लगाना चाहूंगा। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है देश को आगे ले जाने नहीं, का। तो कोई आप बताएं, कोई स्पेसिफिक मैं इल्जाम। बता रहा हूँ उनको कि भाई आप स्कूल ठीक करो अपने अपने राज्यों में। आपने कहा लूटने का, तो कोई आपका आरोप उन पर कि कोई मैंने था? बताया अभी गोवा के अंदर मैं गया था, वो तो लोगों बताया, ने उत्तराखंड में भी बहुत सारे, 3 तो मुख्यमंत्री बदल दिए इन्होंने। पर वो क्या स्कैम क्यों तो बदले इन्होंने? दैट इज नॉट अ स्कैम। नहीं तो उन्होंने क्यों बदले? क्योंकि बीजेपी खुद कह रही है हमारे पिछले 2 बहुत भ्रष्ट थे, गवर्न करने लायक नहीं थे, बेड़ा गर्क कर दिया था उन्होंने उत्तराखंड का, इसीलिए तो बदलने पड़े बीच में। पर वो क्यों स्कैम बदलने तो पड़े? नहीं था, बदल सकते हैं। भ्रष्ट थे तो और स्कैम क्या होगा? स्कैम तो बहुत सारे हुए हैं, मेरे को अभी इमीडिएटली याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे उनके ऊपर वो हैं कि। और आज मुद्दा पे जो कांग्रेस कहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घुमा दिया है धामी जी ने, मैंने नहीं सुना उन्होंने क्या बोला। ट्वीट आया। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं सीधे आपके पास आ गया। वो सुबह से मेरी मीटिंग चल रही थी, मुझे नहीं पता क्या बोला उन्होंने। बट आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन बी एन इशू इन उत्तराखंड? चुनाव के 48 घंटे पहले बोल रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या। देखिए इस देश की, वो केवल यही करते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं जब भी चुनाव आते हैं। अगर आपने 5 साल काम किया हो, मैं योगी जी का भी देख रहा था, अगर 5 साल काम करते तो आपको फिर इन सब चीज़ों की बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने 5 साल काम नहीं किया, इसीलिए उन चीज़ों को ढकने के लिए अब ये सारी चीज़ें आपको करने की जरूरत पड़ रही है। तो आप उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें समझते हैं कि आप सरकार बना पाएंगे? अच्छी सीटें आनी चाहिए। जब दोनों पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, हमारे पास जनता के लिए इतना अच्छा एजेंडा है, हमारे पास दिल्ली का अपना वो भी है, हिस्ट्री अच्छा काम करने की, जनता देगी। पर आपको लगता है कि आप ऑपोजिशन स्पेस पहले ऑक्यूपाई करेंगे इससे पहले कि आप चैलेंजर बन जाए?
देखिए जन क्या रिजल्ट आता है उस दिन वो बताएगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ कि हम एक तरह से एंटर कर रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं होता, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां पहले से मौजूद हैं। मैं अगर ये कहूँ कि हम सरकार बनाएंगे तो ये बड़बोलापन होगा, लेकिन हमने एंटर किया है, कभी ना कभी तो आपको एंटर करना होता है। सवाल इस वक्त ये भी है, जैसे आप जिस मूवमेंट से आए, लोगों का कहना है कि चुनाव में पैसा बहुत चाहिए होता है, ये आम आदमी का परसेप्शन है। आप अब इतने स्टेट्स में जा रहे हैं तो पैसा तो चाहिए होता है चुनाव लड़ने के लिए। देखो ये जो चुनाव लड़ने का जो जैसे होर्डिंग है, पोस्टर है, प्रचार है, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता। पैसा चाहिए होता है जब आप दारू बांटते हो, जब आप पैसा बांटते हो, तो उन चीज़ों के लिए हम वो करते नहीं हैं, तो हम ज़्यादा पैसे खर्च ही नहीं करते चुनाव में। तो यू कैन एक्सपैंड अक्रॉस द कंट्री। जनता साथ देती है, जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य के लोग ही हमें डोनेशन भी देते हैं, उस राज्य के लोग ही टाइम भी देते हैं। और गुजरात और हिमाचल के चुनाव भी आएंगे साल के एंड में, तो वहां भी आपकी रहेगी प्रेजेंस गुजरात में। जरूर जरूर लड़ेंगे। गोवा में कहा जाता है कि जीते जो भी, जिसकी भी सीटें कम पड़े, वहां सरकार पैसे वालों की बन जाती है। तो इस बार क्या सीधा सीधा बोल दो ना, सरकार बीजेपी की बन जाती है, जीते कोई भी। कांग्रेस ने वहां कई पे बार खुलेआम बनाई। बीजेपी कहती घूम रही है, हमारे 8 MLA आए तब भी सरकार तो हमारी बनेगी। तो पूछो कैसे? किसने कहा बीजेपी? कह रहे हैं बीजेपी वालों से बात करो, नीचे वालों से, उनके तो बोले जी सरकार तो हमारी बनेगी। तो वो कैसे बोले? वो कांग्रेस की दुकान है ना, वहां से हम खरीद लाएंगे। आम आदमी पार्टी का कोई नहीं जाएगा? आप लोगों ने तो शपथ भी दिलवाई है। आज तक तो नहीं गया कभी। इन्होंने कोशिश तो बड़ी करी, दिल्ली में भी बड़ी कोशिश करी। पंजाब में तो आपके लोग छोड़कर चले गए आम आदमी पार्टी। 2-3 लोग गए थे जिनकी टिकटें लास्ट में कट गई थी। मैं पहले की बात करी, पहले जो 20 कोई सीटें। पार्टी छोड़ के नहीं गया था, बगावत कर रखी थी पार्टी के अंदर, थे पार्टी में ही, छोड़ के अभी गए हैं जब उनको लगा कि उनकी टिकटें नहीं, उनकी सर्वे जो है उनके बड़े खिलाफ आ रहे थे। तो केजरीवाल जी, तृणमूल कांग्रेस ने एंट्री की, कांग्रेस वहां पहले है गोवा में। आम आदमी पार्टी ने भी पिछले 2-3 सालों में बहुत काम किया है गोवा में। आपको लगता है ये जो एंटी बीजेपी स्पेस है, ये खुद ही वोट डिवाइड कर रही है? कोई ऐसी एंटी बीजेपी स्पेस, प्रो बीजेपी स्पेस ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दिल्ली का एग्जांपल लो, दिल्ली में आपके हिसाब से हमने किसके वोट काटे हैं? आपने दोनों के काटे बस। पर दिल्ली is a place of overwhelming वहां पे result. उत्तराखंड में बीजेपी वाले खुल के बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा बीजेपी के वोट काट रही है। गोवा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अंदर ये हड़कंप है कि आम आदमी पार्टी दोनों के वोट काट रही है। तो ये एंटी बीजेपी स्पेस वगैरह ये सब अर्थमेटिक्स है, बहुत बड़ा केमिस्ट्री चलती है चुनाव में। जब लोगों का दिल आ जाता है कहीं पे, तो दिल तो किसी का भी आ सकता है, तो बीजेपी वालों का भी आ सकता है, बीजेपी के वोटर का भी हमारे ऊपर दिल आ सकता है, कांग्रेस के वोटर का भी दिल आ सकता है। जब दिल आ जाता है तो फिर कोई भी वोटर आ जाता है साथ में। तो आप बिल्कुल बॉलीवुड के लेटेस्ट हार्ट थ्रॉब हैं कि सारी जनता का आप पे दिल आ रहा है। मैं कोई हार्ट थ्रॉब नहीं हूँ, हमारे काम हार्ट थ्रॉब हैं। हम जो काम करते हैं, हमारी कोई शक्ल बड़ी सुंदर नहीं है, हम कोई सुंदर नहीं है, छोटे से हैं, लेकिन जनता को हमारे काम पसंद। मैंने कहा ना, जहाँ जा रहे हैं जनता कह रही है जी स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए, बिजली ठीक कर दी, यहाँ भी कर देना। हमारे काम, हमारा जनता ये भी बहुत कहती है कि आप जितना काम करते हैं उससे बहुत ज्यादा मतलब उसकी चर्चा करते हैं, उसको दिखाते हैं। आपका जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत अच्छा है, ये आप पर कई बार इल्जाम लगता है। ठीक इल्जाम है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। हम काम करते हैं तो चौड़े होके कहते हैं काम करा, वो काम नहीं करते हैं तो कहते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। केजरीवाल जी, आप कितना बदल गए हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर अब तक? आदमी हर पल बदलता है, हर क्षण बदलता है। मैं विपश्यना करने जाता हूँ, विपश्यना मेडिटेशन करता हूँ। विपश्यना मेडिटेशन में हम लोगों को बताते हैं कि मैं इस वक्त जो बैठा हूँ, अगले क्षण का केजरीवाल बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि एटम्स बदलते रहते हैं। तो आदमी तो हर क्षण बदलता है। हम जो भी बदलते हैं, हम देश के लिए बदलते हैं। आज देश की डिमांड है कि हमें धरना देना है, हम धरना देंगे। आज देश की डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नेंस करनी है, गवर्नेंस करेंगे।
ममता बनर्जी अखिलेश यादव के लिए कैंपेन करने उत्तर प्रदेश पहुंची। आपको लगता है कि कोई ऑपोजिशन लीडर्स को इकट्ठे होकर चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि बीजेपी एक छोर संभाले हुए है तो दूसरों को इकट्ठे मिलकर उनको चैलेंज करना चाहिए। आप इस थियोरी को मानते हैं? मेरे को ये सब समझ ही नहीं आती राजनीति। मेरे को राजनीति बिल्कुल नहीं आती, ये सारी अर्थमेटिक्स भी समझ नहीं आती। मेरे से आप ये पूछ लो, अरविंद जी हमें स्कूल बनवाने हैं, मैं बनवा दूंगा, मेरे को काम करना आता है। अस्पताल बनवाने हैं, मैं बनवा दूंगा। बिना राजनीति समझे आप यहाँ तक थोड़ी पहुंचेंगे अरविंद। काम के Why are बेसिस you पे, being so humble, काम के बेसिस पे पहुंचे, humility काम और के बेसिस पे पहुंचे हैं। आज मैं अगर यही राजनीति करता रहता, इसको हराना है, उसको जिताना है, ये सब साथ आ जाओ, ये अलग हो जाओ, मेरे को ये सब नहीं पता। नहीं तो बीजेपी अगर बैठी है तो वो इस काम देश करके में- नहीं आई है, इस सिर्फ आप देश काम में करके आए वही हैं। जीतेगा जो देश के सामने एजेंडा रखेगा। जनता जिताने और हराने का काम इस देश में जनता करती है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, उनके ऊपर छोड़ दो। आप देश को आगे कैसे ले जाओगे? आप एक परिवार को क्या दोगे, क्या सहूलियत दोगे, उनके परिवार के लिए क्या करना चाहिए, ये एजेंडा जिसके पास होगा वही उसी को देश की जनता एक्सेप्ट करेगी। आप ये कहोगे हम सारे इस पार्टी को हराने आए हैं, इसको हराने आए हैं, उसको हराने आए हैं, वो काम जनता पे छोड़ दो, जनता करती है जनतंत्र में। लेकिन बीजेपी इतने राज्यों में है, सेंटर में है, 2 बार चुनाव जीत के जनता आए को हैं, पसंद आ रही होगी या तो जो काम भी तो है। किए होंगे। मुझे नहीं पता, जनता से पूछो। वो आपको नहीं दिख रहे? मैं क्यों देखूं? जनता से पूछो। या तो भाई ऐसा होगा कि जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है। अब जैसे दिल्ली में पहले कांग्रेस थी, बीजेपी थी, ये 2 ही पार्टियां थी, तो अगर आप कह देते भाई 15 साल से शीला जी हैं तो बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, तो अच्छी तो क्या थी, घोटालों की सरकार थी, कॉमनवेल्थ गेम्स, सीएनजी घोटाला, फलाना, विकल्प नहीं था। जैसे ही विकल्प आया दिल्ली में लोगों ने हमें वोट दे दिया। तो ये विकल्प की कमी भी हो सकती है कि अच्छा विकल्प नहीं है, जो दूसरे विकल्प हैं वो लोगों को पसंद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ममता बनर्जी ने एक दावा भी किया नेशनल लेवल पर कि कांग्रेस अब क्योंकि चुनाव जीत नहीं पा रही है तो उनको हट जाना चाहिए फ्रॉम ट्राइंग टू बिकम फलक्रम ऑफ ऑपोजिशन, और ये जगह शायद तृणमूल कांग्रेस को मिलनी चाहिए। आप इससे सहमत हैं? मैंने कहा मेरे को ये सब समझ ही नहीं आता। मेरे से इस देश को आगे बढ़ाने के मुद्दों पे चर्चा करो, मैं तैयार हूँ। कोई अगर कहे कि इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, देश को 21वीं सदी में कैसे ले जाना है, मैं उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। ये गणित मेरे को समझ नहीं आते हैं, और ये गणित इस देश को आगे कभी नहीं ले जा सकते। केजरीवाल जी, इस वक्त जो चुनाव ये जीतेगा, अब से जो मोमेंटम बनेगा, आपको लगता है ये 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर देगा? मैंने कहा कि 2024 का चुनाव, देश का जो चुनाव है, जनता उसे वोट देगी जो जनता के सामने एक प्लान प्रेजेंट कर पाएगा, बिलीवेबल प्लान, कि भाई हम देश को ऐसे आगे ले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी को हम ऐसे सुधारेंगे। जिसके ऊपर भी जनता का भरोसा होगा, जिस पार्टी के ऊपर, जिस नेता के ऊपर, जिस ग्रुप के ऊपर, उसी को जनता वोट देगी। Arvind ji, at the end of this interview, I want to do a little rapid fire ये सब question मत session. करो यार, मैं घबरा जाता हूँ ये सब रैपिड नहीं, फायर। आप कहाँ घबराओगे? आप अच्छा चलो, लेट मी ट्राई। ओके, I'll give you 2 options, आप चूज करिएगा। पंजाब, उत्तराखंड या गोवा, कहाँ बनेगी आपकी सरकार? पंजाब में तो बनी रही है। योर फेवरेट पॉलिटिशियन, मोदी, राहुल गांधी? इस देश की जनता अच्छी है। पॉलिटिशियन नहीं, पूछा, मेरे को सवाल किसी- पूछा मैंने किसी पॉलिटिशियन में। इंडिविजुअल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप भी तो देश की जनता में से ही हैं। मेरा जो वो है वो देश की जनता से। मेरा मोदी या रिश्ता राहुल गांधी? एस्केप रूट है नहीं इसमें। मेरे देश की जनता से ही लेना देना है, दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई तो पसंद होगा दोनों में से। दोनों पसंद नहीं है? ना, दोनों नहीं पसंद? नहीं, मेरा दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा केवल और केवल रिश्ता इस देश के लोगों से है और ऊपर वाले से है। भगवंत मान एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और अरविंद केजरीवाल? भगवंत मान। आपको वोट कितने आए आपने बताया नहीं। दैट इज ये आप क्यों छुपा देते हैं? नहीं, किस लिए? वो ऑप्शन ही नहीं था। इसका मतलब कि वोट जितने आए, आपने मेरी बात उठा दी, तो आपको कितने आए ये तो बताइए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। भगवंत मान इज द कैंडिडेट। अब सब लोग भगवंत मान के नाम पे वोट दो। तो आप डबल इंजन, छोटा डबल इंजन सरकार चलाओगे?
केजरीवाल हियर एंड भगवंत मान देयर? नहीं, मैं तो दिल्ली में हूँ और दिल्ली के जो अच्छे काम हैं उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पंजाब में जो अच्छे काम हैं उनसे हम सीखेंगे, मिलके चलाएंगे सब। मिलके, दिल्ली भी डबल मिलके इंजन। चलाएंगे, डबल इंजन। पंजाब भी मिलके चलाएंगे। डबल उनकी जो डबल इंजन है ना, उसकी डायरेक्शन, एक इंजन की डायरेक्शन इस तरफ है, एक इस तरफ है, और जिस स्टेट में होते हैं वहाँ वो स्टेट बेचारा खड़ा रहता है। वो उनकी डबल इंजन उल्टी डायरेक्शन में चलती है। पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है, नेशनल एवरेज से ऊपर है, 20-22% के बीच में। उत्तर प्रदेश में 3%, CMI के फिगर्स पर कह रही हूँ। तो उत्तर प्रदेश बेटर गवर्न्ड देन पंजाब? जनता से पूछिए, ये डेटा वेटा का चक्कर छोड़िए। आप चैलेंजर हैं, आपसे पूछ रही हूँ। मेरे हिसाब आपने से आंकड़े देखे होंगे। मेरे हिसाब से पूरे देश में ही इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है और सबको मिलके इसका समाधान निकालना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब डेटा में, फिगर्स में कुछ नहीं रखा। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी है, दिल्ली में भी रीजनेबल है। मैं ये कहूँ दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो मैं एक तरह से जनता के साथ धोखा करूँगा। पंजाब में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, सबको मिलके इनका समाधान निकालना चाहिए। और कोरोना एक बड़ा फैक्टर था इस वक्त जो बड़े स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट है। So you look at this unemployment issue from the lens of corona and you think that has contributed a lot? Corona has contributed a lot. Many other policies also have contributed a lot. जैसे सबसे पहले नोटबंदी हुई, उसकी वजह से हुई, फिर एक के बाद एक कई सारी घटनाएं घटती गई। बिफोर द कंट्री कुड रिकवर मैनी इवेंट्स टुक प्लेस। तो काफ़ी बड़े स्केल पे है और इसको, ये ऐसी चीज़ है मुझे लगता है जिस पे बिल्कुल राजनीति अलग करके, साइड करके, देश के सारे उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, इनको सबको साथ लेके एक प्लान बनना चाहिए नेशनल लेवल पे। और जो उद्योगपतियों को वायरस कहते हैं उनको क्या कहना चाहिए? भाई, उद्योगपति अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। उद्योगपति होना गड़बड़ थोड़ी। अगर सारे उद्योगपतियों को हम गड़बड़ कह देंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था कौन चलाएगा? उद्योगपति चलाते हैं, व्यापारी चलाते हैं, प्रोफेशनल्स चलाते हैं, यही तो चलाते हैं। तो इनको आगे लेके जाना है, लेकिन गलत तरीके से किसी को भी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करने देनी चाहिए। सही तरीके से मेहनत करके करो, अच्छी बात है। तो मार्च 10 को सबसे अच्छी होली किसकी होगी? अरविंद केजरीवाल की होगी या अन्य पार्टियों की होगी? देश के लोगों की होगी। जो भी नतीजे आएंगे वो देश के लोग उसका वो नतीजा देंगे और एवरी रिजल्ट। तो आपका ईवीएम पे भरोसा है? ईवीएम पे मैं कहता हूँ कि ठीक ठाक है। पहले हमें काफ़ी ज़्यादा शक था, उसके बाद कुछ वो डेवलपमेंट्स हुए जिसपे मुझे लगता है, आज भी मुझे लगता है, ईवीएम टेम्पर तो की जा सकती है, पर क्या टेम्पर हो रही हैं एक्चुअल में, ये कहना मुश्किल है। तो ये जो ईवीएम का बहाना है, इसमें आपका कोई विश्वास नहीं? 10 मार्च को मैं ये नहीं कहने वाला कि ईवीएम की वजह से ये नतीजा ऐसा है, ये नतीजा ऐसा है। आई होप अखिलेश जी आपको सुन रहे हैं, पर सबका अपना अपना है। देखिए, मैंने कहा, हमने टेम्पर करके दिखाया था असेंबली में। टेम्पर तो हो सकती है, मैं इंजीनियर हूँ और टेक्नोलॉजी समझता हूँ, तो टेम्पर तो हो सकती है। उसका माइक्रोचिप बदला जा सकता है, उसका पूरा का पूरा बोर्ड बदला जा सकता है, आसान है। 3 मिनट के अंदर हमने बदल के दिखा दिया था। लेकिन एक्चुअली इतने बड़े स्केल पे टेम्पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये एक प्रश्न है। इसके बारे में आई हैव माई डाउट्स। अरविंद केजरीवाल जी, फ्रैंकली स्पीकिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुल के बोले। उम्मीद करती हूँ कि 10 मार्च के बाद आप फिर समय देंगे और हम आध्यात्मिक तौर पे एनालिसिस करेंगे कि इन चुनाव में हुआ क्या और कौन जीता और क्यों। तो मैं आपसे दोबारा मांगूंगी समय 10 मार्च के बाद एनालिसिस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।